जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी न्यूज़ को मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ तो किस आधार पे बोलता हूँ, उसका आखिर बैकग्राउंड क्या होता है, और आप दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से पढ़ें। साथ ही साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को अपने स्टैटिक पोर्शन, अपने लक्ष्मीकांत की बुक, अपने ज्योग्राफी की बुक, अपने इकोनॉमिक्स की बुक, अपनी हिस्ट्री की बुक से किस तरह से कोरिलेट करें। यहाँ पे दैनिक जागरण जो पढ़ रहे हैं उससे एस्थेटिक पोर्शन को कैसे कोरिलेट करें, ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। और इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। देखो, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज़ एनालिसिस मैं कर रहा हूँ उसका बेसिक रीज़न ये था कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कोई अच्छा न्यूज़ एनालिसिस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा करने वाला। हिंदी न्यूज़पेपर का बहुत अच्छा एनालिसिस करने वाला आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम का या द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस करने वाले अच्छे लोग काफ़ी मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि हिंदी माध्यम के लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लिया जाए कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अधिक से अधिक लोगों तक जो हिंदी माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखो, मोदी की बैठक में नहीं पहुंची ममता, केंद्र ने मुख्य सचिव को वापस बुलाया। तो मोदी जी की बैठक थी, मोदी जी गए थे विजिट करने के लिए। यास तूफान आपको पता है कि आया था, और यास तूफान से कितनी बर्बादी हुई थी इसकी समीक्षा के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे कलकत्ता। और उस मीटिंग में जो मुख्य सचिव हैं कलकत्ता के वो आने वाले थे, और ममता बनर्जी जी आने वाली थी, दोनों नहीं पहुंचे। तो ये तो न्यूज़ हो गया। अब इसके बैकग्राउंड में जाकर देखो, बैकग्राउंड में जो चीज़ें आपको अपने बुक से पढ़नी चाहिए, जो चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत की किताब से पढ़नी चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच में तीन तरह का संबंध है। एक तो संबंध है विधायी संबंध है, एक संबंध है प्रशासनिक संबंध है या कार्यकारी संबंध कह सकते हैं, और एक संबंध है वित्तीय संबंध है, धन संबंधी संबंध है। तो ये तीनों संबंध के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध के बारे में जानकारी होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध को लेकर के कई सारी समितियां बनी है। प्रथम प्रशासनिक आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया, केंद्र राज्य संबंध को लेकर के सरकारिया आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया, द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया, पुंछी आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया है, अन्य सारी कई समिति बनी है। तो उसका बेसिक रिकमेंडेशन क्या है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये आपको लक्ष्मीकांत के बुक में मिल जाएगा, जाकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार क्यों आपदा के समय में केंद्र सरकार क्यों इतनी सशक्त होती है, तो इसके लिए जो एक एक्ट है वह है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से केंद्र सरकार सशक्त हो जाती है। वर्तमान में हमने देखा कोरोना महामारी हेल्थ की समस्या से जुड़ा हुआ है, और हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यानी हेल्थ से अगर कोई समस्या होगा, उस पर कोई कानून बनाना होगा, कोई काम करना होगा, तो राज्यों की जिम्मेदारी है उसको करना। लेकिन वहाँ भी कोरोना महामारी के समय भी राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 लागू है, और साथ ही साथ महामारी अधिनियम 1897 लागू है। ये दोनों कानून केंद्र सरकार को सशक्त बनाती हैं। तो इन सब कानून के बारे में जाकर देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी अधिनियम 1897। तो बेसिकली इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में जाकर के चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये न्यूज़ जितना इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट है कि इसके बैकग्राउंड में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और ख़ास करके ये जो डिस्प्यूट होगा, जहाँ पे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों अलग अलग पार्टी की हैं, वहाँ पे जाकर के देखना आप अधिक डिस्प्यूट इस तरह का मिलेगा। बंगाल में आपको डिस्प्यूट मिलेगा, दिल्ली में आपको डिस्प्यूट मिलेगा, उसके बाद आपको केरल वगैरह में डिस्प्यूट मिलेगा। लेकिन जहाँ पे केंद्र में जो सत्ता है और राज्य में जो सत्ता है, दोनों एक ही पार्टी के, वहाँ इस तरह का डिस्प्यूट कम मिलेगा। और ऐसा नहीं कि इस तरह का डिस्प्यूट आज हो रहा है, इससे पहले भी कांग्रेस के समय में भी इस तरह का डिस्प्यूट काफ़ी देखा गया। तो उम्मीद करता हूँ इस न्यूज़ का जो बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड का पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा।
अब देखो, GOM करेगा कोरोना से जुड़े आइटम पे GST का फैसला। GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ये डिसीजन लिया जाएगा कि कोरोना महामारी पे जो वैक्सीन है कोरोना की, उस पर क्या, उसके आइटम पे कितना GST वगैरह लिया जाना चाहिए। अब देखो, कल जो मीटिंग हुई है GST काउंसिल की 43rd मीटिंग हुई है। तो सबसे पहला जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि GST एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, GST काउंसिल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। GST काउंसिल के बारे में हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि GST काउंसिल की स्थापना जो हुई है आर्टिकल 279A के द्वारा हुई, आर्टिकल 279A के द्वारा हुई है। GST जो है 101 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2017 में। और GST काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है। वैसी कोई संस्था जिसका निर्माण संविधान में किसी एक्ट के द्वारा हो, संविधान में उपबंधित हो, तो उसे कहा गया संवैधानिक निकाय। GST काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जिसको चेयर करते हैं हमारे देश के वित्त मंत्री। और इसमें जो है जितने भी हमारे देश के स्टेट हैं, उस स्टेट के फिनांस मिनिस्टर इसकी सदस्य होते हैं। तो वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और फिनांस मिनिस्टर इसके सदस्य होते हैं। और डिसीजन जो है बहुमत के आधार पर लिया जाता है, 75% वेटेज के आधार पे कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानकारी होना चाहिए। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, ये जो न्यूज़ है, जब भी सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरह का कोई डिसीजन हो, पेपर आपने पढ़ना शुरू किया और पेपर में देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ वहाँ पे, तो उस न्यूज़ को जाकर के जरूर पढ़ना चाहिए। पेपर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, हाई कोर्ट का अगर कोई खास डिसीजन है तो उसको पढ़ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट है तो उसको पढ़ सकते हैं, फिनांस मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट है तो उसको पढ़ सकते हैं, प्रेसिडेंट का कोई स्टेटमेंट है तो वो पढ़ना चाहिए, उपराष्ट्रपति का कोई स्टेटमेंट है तो वो पढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, राइट। जब आप पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो इन सब की अगर कोई न्यूज़ है या इन सब का कोई स्टेटमेंट है तो उसकी एनालिसिस आपको करना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए या पढ़ना चाहिए डिटेल में। अब देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। इस न्यूज़ में कहा गया है कि महामारी में अनाथ हुए बच्चों की तत्काल पहचान कर मदद करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि महामारी में जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उसकी पहचान किया जाए। अब यहाँ पे दिया हुआ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के वकील ने कहा है कि बाल स्वराज नाम का एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उसके बारे में अपडेट कीजिए और उस पर क्रियान्वयन कीजिए। तो इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में जो है, इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में आपको राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बारे में जानकारी होना चाहिए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, हमने आपको बोला था कि मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक सदस्य जो है बाय डिफॉल्ट इस आयोग का अध्यक्ष होता है। जो भी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष होगा वो बाय डिफॉल्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक सदस्य होगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक एक्ट के द्वारा बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा मार्च 2007 में किया गया था। चूंकि इस संस्था का निर्माण संसद के एक एक्ट के माध्यम से किया गया है, अतः ये सांविधिक संगठन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लीगल बॉडी है, सब एक ही है। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त विधियां, नीतियां, क्रियान्वयन, प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ में के अनुरूप हो। यानी ये जो आयोग बना है ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को लेकर के नीतियां हो, क्रियान्वयन हो, प्रशासनिक तंत्र हो या किसी भी तरह का कोई इशू हो बच्चों को लेकर के, तो ये आयोग एक्शन लेने का काम करेगा। मसलन इस न्यूज़ में दिया हुआ है कि अनाथ हुए जो बच्चे हैं कोरोना महामारी के दौरान, तो उस पर एक्शन लेने का काम कौन करेगा, तो ये आयोग करेगा। और इसमें बालकों की पहचान 0 से 18 वर्ष के बीच में किया गया, यानी 18 वर्ष तक के लोग जो होंगे, 18 वर्ष तक के व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया या पहचान किया गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस न्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि न्यूज़ क्या है, और साथ ही साथ इसके जो बैकग्राउंड में है, चूँकि इसके खिलाफ गया है
अनाथ हुए बच्चों की तत्काल पहचान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो बाल संरक्षण आयोग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो ट्विटर की आनाकानी जारी। ट्विटर ने अभी तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं किया। हमने डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया के जो नया रेगुलेशन सरकार लेकर आई है, उस रेगुलेशन में स्पष्ट तौर पे कहा है कि शिकायत निवारण अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति होना चाहिए, वो भारत में ही होना चाहिए। ट्विटर ने अभी तक इसकी नियुक्ति नहीं किया, तो इसलिए ये इशू चर्चा किया गया। और साथ ही साथ टूल किट का मुद्दा, वर्तमान में भी टूल किट का मुद्दा चल रहा है और टूल किट का मुद्दा प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ा हुआ है ट्विटर से। तो इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में आपको सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट, सबसे अधिक जानकारी जो आपकी होनी चाहिए, वो सरकार द्वारा नया नियमन जो लाया गया, सरकार द्वारा नया जो कानून लाया गया, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करेगा, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करेगा और OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करेगा। 3 चीज़ें थी उसमें, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना, डिजिटल मीडिया जैसे लल्लन टॉप वगैरह हो गया, तो लल्लन टॉप डिजिटल मीडिया हो गया, उसको भी रेगुलेट करना, और साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म जैसे हॉटस्टार हो गया, जैसे अमेजन प्राइम हो गया, इसको रेगुलेट करना। ये तीनों को रेगुलेट करने के लिए सरकार एक नियम लाई थी फरवरी 2021 में। तो उस नियम के बारे में बेसिकली आपको जानकारी होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने परसों डिस्कस किया था। राष्ट्रीय राजधानी जो है, इस पे बेसिकली जो न्यूज़ होता है वो दिल्ली का न्यूज़ होता है, लोकल न्यूज़ अधिक होता है, तो नॉर्मली इस न्यूज़ को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा जैसा कि हाई कोर्ट का कोई निर्णय हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हो, तो वैसी कंडीशन में इसको पढ़ सकते हैं। हाई कोर्ट में जो है वर्तमान में फंगस की दवा को लेकर के, फंगस को लेकर के एक महामारी के रूप में घोषित किया गया है दिल्ली में, तो उसकी दवा का शॉर्टेज है। और शॉर्टेज के बाद हाई कोर्ट का सख्त टिप्पणी था कि हम खुद आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम असमर्थ हैं, हम नर्क में जी रहे हैं। तो एक बार इसको जरूर देख सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जब आपको लिखना होगा, न्यायपालिका के रिफॉर्म्स को लिखना होगा, तो इस तरह का कोटेशन आप यूज करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है, अच्छा मार्क्स फेच हो सकता है। अब ये जो पेज नंबर 3 होता है, इस पर राजनीतिक से संबंधित न्यूज़ होता है, और राजनीतिक संबंधित न्यूज़, हर एक न्यूज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये न्यूज़ आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में बस कुछ चीज़ें की जानकारी आपको होना चाहिए। एक तो जब भी आप पेपर पढ़ते हैं, कोई संस्था चर्चा में होता है, कभी UGC चर्चा में हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कभी CBSE चर्चा में रहा, कभी NGT चर्चा में रहा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग चर्चा में रहा। तो कोई भी संस्थान अगर चर्चा में रहता है तो उस संस्थान के बारे में नेट पे सर्च करना, इमीडिएटली देख लेना। तो उस संस्थान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कब इसकी स्थापना हुई है, किसने इसकी स्थापना किया है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, वगैरह वगैरह, इसके कार्य क्या है, इसकी शक्ति क्या है। तो यहाँ पे जो है जुलाई तक अगर कोरोना नहीं थमा, तो आंतरिक आंकलन जो 12th के स्टूडेंट है, उसका जो आंतरिक आंकलन है, यानी उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, स्कूल में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस बेसिस पे वो रिजल्ट दे देंगे CBSE का। तो यहाँ पे CBSE जो संस्था CBSE के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी एक बार जानकारी होना चाहिए कि ठीक है, इस तरह का प्रोविज़न किया जा सकता है, जुलाई तक देखा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पिछले वर्ष से लगातार अभी तक चर्चा हो रहा, पिछले वर्ष मई में शुरुआत हुई थी इसकी, और अभी तक ये बना हुआ है, 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया। इस न्यूज़ को चूंकि डेली लगभग पेपर में आएगा, डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया चाइना रिलेशन हमने डिटेल से डिस्कस किया था, भारत चीन संबंध के पॉजिटिव एस्पेक्ट, भारत चीन संबंध के नेगेटिव एस्पेक्ट, और भारत चीन संबंध का जो विवाद है उस पर हमने डिटेल से डिस्कस किया था। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। तो इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो भारत चीन संबंधों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्या ऐतिहासिक संबंध है, क्या वर्तमान का संबंध है, और कहाँ कहाँ एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, कहाँ विरोध कर रहे हैं, और उसके साथ स्पेसिफाइड लद्दाख के गतिरोध के बारे में पता होना चाहिए कि लद्दाख में आखिर गतिरोध कहाँ पे हुआ है, कौन से पॉइंट हुआ है।
दौलत बेग ओल्डी रोड क्या है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। पेगोंग तोसो मोरिरी लेक, जहाँ पे विवाद चल रहा है, पेगोंग तोसो मोरिरी लेक भारत का एक रामसर साइट है। तो रामसर साइट क्या होता है, इसको अगर कोरिलेट करोगे आप पर्यावरण से, इन्वायरमेंट के बुक से, तो रामसर साइट क्या होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये सारे की सारी चीज़ें जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ चीन को इनकाउंटर करने के लिए भारत क्या कर सकता है, भारत को क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक तौर पे चीन की प्रतिस्पर्धा हम कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं इस पर डिटेल से कुछ ना कुछ लेक्चर लेते आऊँगा, वीडियो लेते आऊँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा इस पर कि इकोनॉमिक तौर पे चीन के साथ हम प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं। तो ये सब बैकग्राउंड में इतनी चीज़ों की आपकी जानकारी होना चाहिए। डेली इस पर न्यूज आएगा, डेली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई ड्रास्टिक चेंज हो। जैसे है कल अगर चीन की सेना बोलती है कि हम पीछे हट जाते हैं, भारत की सेना भी पीछे हट जाती है, तो वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डेली इस पर न्यूज़ आएगा, डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक बार सरसरी निगाह से एक बार देख सकते हैं, लेकिन डेली बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोरोना महामारी का जो है डेली न्यूज़ आता है, तो डेली उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस न्यूज़ का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको जानकारी होगा। एलएसी क्या होता है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। डोमिनिया कोर्ट ने चोकसी को बाहर भेजने पर लगाई रोक। देखो मेहुल चोकसी का जो विवाद था वो पीएनबी घोटाले को लेकर के था। तो एक बार फिर पीएनबी घोटाला चर्चा में आ गया, तो पीएनबी घोटाले के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसको पकड़ने में मदद किया था आपको इंटरपोल ने, तो इंटरपोल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरपोल का जो नोटिस सिस्टम है, रेड नोटिस कब जारी किया जाता है, येलो नोटिस, इनके लिए मेहुल चोकसी के लिए इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया था। येलो नोटिस कब जारी किया जाता है, ब्लैक नोटिस कब जारी किया जाता है, ग्रीन नोटिस कब जारी किया जाता है, ये सब कब जारी किया जाता है। साथ ही साथ आर्थिक भगोड़ा अधिनियम सरकार लेकर आई थी। इसी विवाद के बाद, पीएनबी घोटाले के बाद आर्थिक भगोड़ा, जैसे विजय माल्या मान लो भारत में घोटाला करके, आर्थिक रूप से घोटाला करके भाग गए, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, तो इन सबको रोकने के लिए आर्थिक भगोड़ा अधिनियम सरकार लाया था। तो आर्थिक भगोड़ा अधिनियम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये सब बैकग्राउंड है जो आपको जानकारी होना चाहिए। एक तो पीएनबी के बारे में, दूसरा इंटरपोल के बारे में, और तीसरा आर्थिक भगोड़ा अधिनियम के बारे में। अब देखो वही बात ये है कि कोरोना का जो ये समर्पित पेज होता है, पेज नंबर 4 कोरोना पे, पेज नंबर 5 5th भी कोरोना पे समर्पित होता है। इसको डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इस न्यूज़ को देख सकते हैं, ब्रेन में ना लगे फंगस, ब्लैक फंगस, इसलिए निकाली पड़ती है आँख। तो एक बार इसको देख लेना, चूँकि ये सेंसिटिव चीज़ें हैं। ब्लैक फंगस अभी फिर महामारी उसको घोषित किया गया है कई राज्यों में। तो आप एक सचेत के तौर पर आप खुद सचेत हो सकते हैं, तो उस रूप में इसको एक बार देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 5 भी कोरोना से संबंधित होता है, तो डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस कोरोना के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो कोरोना किस तरह से हमारे देश में इम्पैक्ट क्रिएट किया, कोरोना के बाद पूरे विश्व की वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। तो विश्व का वर्ल्ड ऑर्डर कोरोना के बाद क्या हुआ, कोरोना का क्या क्या हमारे देश में सोशल इम्पैक्ट हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, कोरोना का हमारे देश में किस तरह से पर्यावरण इम्पैक्ट हुआ, भारत की विदेशी नीति कोरोना के कारण किस तरह से चेंज हुई है। तो ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव को एक जगह लिख लें, डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना का जो जो ड्रास्टिक लेवल पे इम्पैक्ट है, जैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि कोरोना के कारण 230 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं फिर, या गरीब हो गए हैं फिर। 230 होता है लगभग 23 करोड़ लोग। तो अजीम प्रेमचंद यूनिवर्सिटी का जो है ये डाटा है। तो इस तरह से कुछ डाटा कलेक्ट कर लें, जो आप पॉइंट लिखेंगे कि कोरोना का अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिख रहे हैं आप, तो उसके लिए उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए, और इस तरह के डाटा को कलेक्ट करके आप लिख लें। डेली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था कि ममता का रवैया संघीय व्यवस्था के खिलाफ और चक्रवात प्रभावित राज्यों को 1000 करोड़ की मदद जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घोषणा किया। तो एक बार इसको देख सकते हैं।
बिजनेस पेज पे ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया था कि किसान बिल का जो क्या मुद्दा है, उस मुद्दा पे हमने डिस्कस किया था। किसान बिल जो वर्तमान में चल रही है देश भर में, जो अभी विरोध चल रहा है, किसान का मूवमेंट चल रहा है, किसान का आंदोलन चल रहा है, उसमें एक जो किसान की मांग है वो है कि सरकार एमएसपी ना समाप्त कर दें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ना समाप्त कर दें, और सरकार एपीएमसी ना समाप्त कर दें। सरकार मंडी समाप्त कर सकती है और सरकार एमएसपी समाप्त कर सकती है, ये किसानों का कहना है। लेकिन सरकार का कहना है कि ना तो हम एमएसपी समाप्त कर रहे हैं और ना ही एपीएमसी समाप्त कर रहे हैं। एपीएमसी होता है मतलब मंडी, ना तो हम मंडी समाप्त कर रहे हैं और ना ही हम एमएसपी समाप्त कर रहे हैं और ना ही हम सरकारी खरीद समाप्त कर रहे हैं। तो इसको इस जस्टिफाई करने के लिए ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। सरकार के पक्ष को जस्टिफाई इस न्यूज़ से किया जा सकता है, डाटा के आधार पर किया जा सकता है कि इस बार जो है गेहूं का उत्पादन अच्छा हुआ, पिछले वर्ष के कंपेयर अधिक हुआ। पिछले वर्ष हुआ था 10.78 करोड़ टन, इस वर्ष हुआ है 10.87 करोड़ टन। अब देखो सरकार ने अभी तक आई थिंक एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे होगा, हाँ, सरकार ने अभी तक 4 करोड़ टन से अधिक गेहूं खरीद चुकी है सरकार, और सरकार और खरीद रही है। तो सरकार गेहूं जो खरीद रही है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गेहूं खरीद रही है, यानी मंडी में सरकार गेहूं खरीद रही है। तो ना तो सरकार मंडी समाप्त कर रही है, ना ही सरकार जो है एपीएमसी समाप्त कर रही है, और ना ही सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त कर रही है, ना ही सरकारी खरीद समाप्त कर रही है। तो ये सरकार का कहना है कि आप डाटा उठा के देख लीजिए, हम इस बार भी जो है पिछले वर्ष के कंपेयर कहीं अधिक सरकारी खरीद कर रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप आश्वासित रहिए कि ना तो हम एमएसपी समाप्त कर रहे हैं और ना ही एपीएमसी समाप्त कर रहे हैं। इसको इस न्यूज़ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जब भी मान लो आपको लिखना हो मेंस वगैरह में कि पिछले वर्ष के कंपेयर डाटा के साथ आप कोट कर सकते हैं कि गेहूं की खरीदारी जो हुई है 4 करोड़ टन से अधिक हुई है, जो पिछले वर्ष के कंपेयर अधिक है, पिछले वर्ष के कंपेयर से अधिक है जो सरकारी खरीद है। तो ये जस्टिफाई करता है कि सरकार ना एमएसपी समाप्त कर रही है और ना ही एपीएमसी समाप्त कर रही है। अब देखो बीएसएनएल के निजीकरण के लिए एफडीआई में ढील देने का विचार। निजीकरण का जो विचार है, निजीकरण का विचार लिया गया था एलपीजी से। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट 1998 में, आर्थिक सुधार नीति 1998 में लाया गया था। अभी बीएसएनएल के पास जो सरकारी हिस्सेदारी है वो 52.98% है, मतलब 50% से अधिक है। जैसे ही बीएसएनएल की हिस्सेदारी 50% से कम होगी, वैसे कंडीशन में सरकार का प्रभुत्व इस पर कम हो जाएगा और प्राइवेट कंपनी के हाथों में इसका संचालन चला जाएगा। बीएसएनएल में अगर सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम होती है तो एक तरह से इसका संचालन चला जाएगा प्राइवेट कंपनी के हाथों में, और इसको लेकर के अभी विचार कर रही है दीपम, यानी बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। ऑलरेडी बीएसएनएल का लगभग 47% शेयर जो है सरकार बेच चुकी है, 3% शेयर सरकार और बेच देगी तो इसका निजीकरण हो जाएगा। अब देखो निजीकरण के लिए डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। विनिवेश के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 1998 या 1999 में किया गया था। इस विभाग को कहते हैं दीपम, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग। इसका एक ही काम है डिसइन्वेस्टमेंट करना, विनिवेश करना, निजीकरण करना। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट विभाग है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, DPIIT, कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत ये विभाग है। इसको हिंदी में कहते हैं कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक कारोबार विभाग। आप इसकी वेबसाइट जरूर चेक करते रहना, बहुत सारी परियोजना इस विभाग के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक अंग है। बहुत सारी योजना इस विभाग के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसलिए इसका वेबसाइट रेगुलर स्तर पर चेक करना चाहिए आपको। और साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड में आप एफडीआई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एफडीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, और एफपीआई का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके,
केनरा बैंक देगा 50 करोड़ रुपए का सस्ता कर। तो केनरा बैंक एमएसएमई सेक्टर को सस्ता लोन देगा। तो सबसे पहले तो एमएसएमई सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो एमएसएमई का 3 पार्ट, जब हम एमएसएमई की बात करते हैं, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो इंटरप्राइजेज या माइक्रो इंडस्ट्रीज उसे कहा जाएगा जहां विनिर्माण और सेवा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज उसे कहा जाएगा जहां पे विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए, पहले जो एमएसएमई का कॉन्सेप्ट था पहले कुछ और था, पहले विनिर्माण के लिए अलग कॉन्सेप्ट था और सेवा के लिए अलग कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को समराइज कर दिया गया, विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और माइक्रो इंडस्ट्रीज या माइक्रो इंटरप्राइजेस कहा जाएगा कि विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए। ऐसी इंडस्ट्रीज को मीडियम इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। अब मान लेते हैं एक कंडीशन, टर्नओवर मान लेते हैं कि 200 करोड़ का और निवेश जो है 51 करोड़ हो गया, इन्वेस्टमेंट 51 करोड़ का। तो क्या इसे मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाएगा? नहीं, ऐसे कंडीशन में ये मीडियम इंटरप्राइजेज नहीं कहा जाएगा इसे, ये बड़ी इंडस्ट्रीज के दायरे में आ जाएंगे, बिगर इंडस्ट्रीज के दायरे में आ जाएंगे। दूसरा कंडीशन लेते हैं कि निवेश मान लेते हैं कि 40 करोड़ है और टर्नओवर 260 करोड़ हो गया। तो क्या इसे मीडियम इंटरप्राइजेज कहा जाएगा? नहीं, ये बड़ी इंडस्ट्रीज के दायरे में आ जाएंगे। दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी जाकर के इसे मीडियम इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। और मीडियम इंडस्ट्रीज के तहत अगर आएगी तो इसमें कई सारे प्रोविजन किया गया, सरकार कई सारी छूट देती है एमएसएमई सेक्टर को। भारत में एमएसएमई सेक्टर के अगर डाटा देखोगे तो 6.43 करोड़ संयंत्र हैं, 6 करोड़ 34 लाख से अधिक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं पूरे देश भर में, जिसमें 51% गाँव में है। इसलिए एमएसएमई सेक्टर को अगर हम इनरिच करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो हम अपने गांव का भी भला कर सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर में 11 करोड़ लोग जो है, 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ। इसमें अधिकांशतः शहरी सेक्टरों में है, 55% लोग शहरी क्षेत्रों में जो है रोजगार पाते हैं एमएसएमई सेक्टर में। एमएसएमई सेक्टर का दायरा काफ़ी बड़ा है, जैसे एक पान का दुकानदार से लेकर के एक बड़ी बड़ी कंपनी, एक कंपनी जिसका निवेश मान लेते हैं कि 10 करोड़ होगा, तो छोटी कंपनी नहीं होगी, थोड़ी सी बड़ी कंपनी होगी। तो पान के दुकानदार, चाय के दुकानदार भी एमएसएमई के दायरे में आता है। एमएसएमई सेक्टर में निर्यात में जो भागीदारी है वो भागीदारी है 45%। हमारे देश में जितना निर्यात होता है उसमें एमएसएमई सेक्टर से 45% निर्यात होता है और जीडीपी में 25% का योगदान है एमएसएमई सेक्टर का। एमएसएमई सेक्टर में जो सूक्ष्म सेक्टर है, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, वो 99.5% है। जैसे पान का दुकानदार हो गया, चाय का दुकानदार हो गया, ठेला लगाने वाला हो गया, सब एमएसएमई का पार्ट है। तो इसलिए जो है जितना एमएसएमई है, अगर 1000 एमएसएमई है टोटल, तो 1000 में 950 से अधिक एमएसएमई जो है वो सूक्ष्म श्रेणी से आते हैं। तो बेसिक डाटा आपको एमएसएमई के बारे में पता होना चाहिए। एमएसएमई को लेकर के सरकार ने कई सारे काम किया, अलग से मैं कभी वीडियो बना दूंगा एमएसएमई सेक्टर पे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एमएसएमई की बेसिक समस्या क्या है? सबसे बेसिक समस्या में ये है कि डाटा नहीं है सरकार के पास। तो बेसिक उसकी समस्या क्या है और उस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी क्या कर रही है। तो ये बैकग्राउंड की चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सर्वकालिक उच्च स्तर पर विदेशी मुद्रा, देश का विकास घट रहा है, देश का विकास घट रहा है और हमारे देश की विदेशी मुद्रा बढ़ रही है। क्यों? इस पॉइंट पे हमने कई बार डिस्कस किया। एक तरफ देश नेगेटिव में गया था पिछले वर्ष, -7.6% के आसपास हमारे देश की जीडीपी थी, ग्रोथ थी। तो जीडीपी माइनस में है, देश माइनस में है, ग्रोथ माइनस में है, लेकिन हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। तो इसका एग्जैक्ट प्रोस्पेक्टिव आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीज़ें होता है, सोना होता है, एसडीआर होता है, फॉरेन करेंसी होता है, क्या क्या उसका बेसिक चीज़ें उसमें होती है वो आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है
$600 अरब के पास हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने वाला है, अभी हो चुका है $593 अरब के आसपास हो चुका है। अब देखो ये 5G परीक्षण को लेकर के देश भर में चर्चा है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। 5G को लेकर के एक अफवाह भी चली थी कि ये कोरोना वायरस को प्रभावित कर सकता है या कोरोना वायरस प्रभावित हो रही है 5G के कारण। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 5G ये जो न्यूज़ है, सबसे पहले तो ये न्यूज़ समझे कि न्यूज़ क्या है कि 5G के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया गया। अब 5G टेक्नोलॉजी क्या है, 5G टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगी, 5G टेक्नोलॉजी का क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता है, क्या क्या उसकी हानि हो सकती है देश में, और उसका क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। हमें चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में आगे बढ़ना है, हमें विश्व को लीड करना है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। चौथी औद्योगिक क्रांति भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मशीन लर्निंग इसका पार्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका पार्ट है, रोबोटिक्स इसका पार्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग इसका पार्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका पार्ट है, कई सारी चीज़ें इसका पार्ट है। तो 5G टेक्नोलॉजी, इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में ये है कि आपको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ 5G टेक्नोलॉजी का क्या क्या ड्रॉबैक है उसको पता होना चाहिए, भारत सरकार उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकती है, और 5G इस टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। कानूनी परिभाषित करते वक्त दहेज की बुराई खत्म करने की मंशा ध्यान रखी जाए, तो एक बार इसको भी देख सकते हैं। सुलझानी होगी कोरोना की गुत्थी। देखो ये न्यूज़ चर्चा में क्यों आ गया, कोरोना वायरस जब से उत्पत्ति हुआ है, और कोरोना वायरस से पहले, कोरोना आज की वायरस नहीं है, बहुत पुरानी कोरोना वायरस है। कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उसको कोविड-19 कहा गया, यानी कोविड जो है, कोरोना जो है पुरानी वायरस है, और कोरोना कहीं पार्ट था सार्स-1 जो 2002 में आया था, मर्स जो 2012 में आया था, 2019 में जो कोरोना आया उसे कोविड-19 कहा गया। तो कोविड-19 का आखिर क्या रीजन है उत्पत्ति का, और कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, एग्जैक्टली अभी तक WHO पता नहीं लगा पाई है। ये WHO की विफलता है। जब भी आप ये लिखें कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्था कमज़ोर हुई है, तो आप लिखें कि WHO जो है अभी तक विश्व में, एक तो कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में WHO नाकाम रही है, दूसरी बात यह है कि WHO पता करने में भी नाकाम रही है कि अभी तक इसका उत्पत्ति का केंद्र कहाँ है। और इसको लेकर के यहाँ पे अमेरिका ने ऑर्डर दे दिया है, अपने खुफिया एजेंसी को पता लगाइए, और उसको लेकर के चीन फिर से शंकित है। तो हमें इसका पता लगाना चाहिए, WHO को इसका पता लगाना चाहिए कि आखिर कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और देखो WHO का फेलियर देखो, भारत जो है, WHO जब कोरोना वायरस को पैंडेमिक घोषित किया था, तो WHO ने कोरोना वायरस पे जो भी एक्शन लेना था WHO को, वो चीन के आधार पे ले रहा था। चीन जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी WHO को, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे WHO एक्शन ले रहा था। WHO इसको पैंडेमिक वगैरह घोषित कर रहा था, या अन्य एक्शन ले रहे थे, या अन्य राष्ट्रों को जो भी सुझाव देना था वो दे रहे थे। तो चीन, आपको पता है कि सूचनाओं को किस तरह से हाइड करता है, सूचनाओं को छिपाता है। तो चीन सूचनाओं को छिपा रहा था और कम इन्फॉर्मेशन दे रहा था WHO को, और WHO चीन के इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक्शन ले रहा था। भारत जो है WHO के इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक्शन ले रहा था। तो भारत ने WHO के इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक्शन लिया, WHO ने चीन के इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक्शन लिया, और चीन ने WHO को इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं। तो ये भी एक भारत में फैलने का रीजन है। अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भारत के पास होता है कोरोना के कारण, तो इतनी हमें क्षति नहीं होती। जो वर्तमान में हमारा देश झेल रहा है वो झेलना नहीं पड़ता। तो इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार चाइना तो है ही, इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार WHO भी है। तो एक बार इस रूप में देख सकते हैं, यहाँ पे सारे पॉइंट दिया हुआ। एक बार ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आप लोग। फिर यह न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर इसको देख सकते हैं। देखो आज जो है 29 मई है, और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। एवरेस्ट की चोटी पे कचरा पहुंच चुका है, काफ़ी कचरा हो गया वहाँ पे, तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ दिया गया है। तो एक बार कुछ डाटा भी यहाँ पे दिया गया है, उस डाटा को भी जाकर के निश्चित तौर पे देख लें।
ओके, एक न्यूज़ जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था ये, कानून परिभाषित करने के वक्त दहेज की बुराई खत्म करने की मांग मंशा ध्यान रखी जाए सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ था जो मुझे आपको बताना है। देखो ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को आप लोग लिख लेना बस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम की ग्लोबल स्टडी ऑफ होमिसाइड जेंडर रिलेटेड किलिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल पे आई रिपोर्ट, यानी सिंपली आप लिख लेना कि संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में महिलाओं की कुल हत्याओं में 40 से 50% महिलाएं की जो मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, वो दहेज प्रथा के कारण हुई थी। यानी दहेज प्रथा को हमने अवैधानिक घोषित कर दिया है, दहेज प्रथा के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, बावजूद इसके देश में दहेज प्रथा चल रहा है। तो ये सब जब भी कोई डाटा आए, किसी कमिटी का रिपोर्ट आए, तो वो रिपोर्ट को नोट जरूर कर लें। महिला उत्पीड़न के बारे में कभी भी आपको लिखना होगा तो अगर ये डाटा को आप कोट कर सकते हैं तो आपको अधिक मार्क्स मिलेगा, अधिक मार्क्स आपको फेच किया जा सकता है। ये फिर अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़, इसको स्किप कर सकते हैं आप। श्रीलंका में साइन बोर्डों पे तमिल की जगह चीनी भाषा ने ली विवाद। इसको बोलते हैं सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। चीन सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को कायम कर रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से नेपाल में भी चीनी भाषा को पढ़ाना शुरू कर दिया चीन ने, और इसके लिए बाकायदा चीन की जो गवर्नमेंट है, जो भी टीचर मंदारिन भाषा पढ़ाएंगे, जो चीन की ऑफिशियल भाषा है, चीन की भाषा क्या है, मंदारिन, और मंदारिन भाषा जो भी नेपाल में टीचर पढ़ाएंगे उसका खर्च का वहन करेगा चीन की सरकार। और इसी तरह से कुछ काम किया जा रहा है श्रीलंका में। हम सभी देख रहे हैं कि चीन किस तरह से भारत को घेरने के लिए हम्बन टोटा पे अधिकार कायम किया। हम्बन टोटा बंदरगाह जो श्रीलंका का बंदरगाह है, श्रीलंका का पोर्ट है, 99 वर्ष के लिए चीन को लीज पे देना पड़ा। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट के पास जो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने फैसला लिया था, लोन लिया था चीन से, वो चुकाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे अपना बंदरगाह गिरवी रखना पड़ा। तो ये भी भारत को घेरने की नीति, जो जिसको मोतियों की माला कहा जाता है, भारत को घेरने की नीति मोतियों की माला का एक पार्ट है, जिसके तहत भारत जो है, जैसे ये इंडिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोको आइलैंड है जो म्यांमार का आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जस्ट ऊपर में, तो वहाँ पे चीन की सेना है। उसके अलावा म्यांमार में भी चीन की सेना है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे हम्बन टोटा में भी आ चुकी है, और ऊपर में यहाँ पे देखोगे आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे भी वो चीन की सेना है। तो इस तरह से ये भारत को घेरने की पूरी रणनीति चीन ने बनाई हुई है। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथी ने थाने में घुस के महिला पुलिसकर्मी को किया घायल। देखो अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रांस के संदर्भ में एक मैंने वीडियो बनाया था कि फ्रांस का जो विवाद है वो क्या विवाद है। आज से लगभग आई थिंक 7-8 महीना पहले विवाद हुआ था, और उस विवाद का डायरेक्टली असर पाकिस्तान पे पड़ा है। हाल फिलहाल में तबरीकी लिब्बैक पार्टी TLB का जो मूवमेंट हुआ था पाकिस्तान, जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, वो उसी विवाद से जुड़ा हुआ था। तो उसका एक स्पेशल लेक्चर मैंने बनाया था, जाकर के देख लेना आप लोग। फ्रांस का समर्थन भारत क्यों करता है? तो एक याद रख लेना कि जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा, अमेरिका जैसे देश भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोप का देश जो पहला देश भारत के साथ खड़ा था वो था फ्रांस, और यही कारण है कि जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होता है हम भी फ्रांस के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि फ्रांस जब हमें सबसे अधिक ज़रूरत थी तो हमारे साथ फ्रांस खड़ा था। असद चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। हालांकि यहाँ पे बाइडेन प्रशासन इसको मान्यता नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वह सीरिया में चुनाव के परिणाम को तब तक मान्यता नहीं देगी जब तक संयुक्त राष्ट्र और सीरियाई समाज के सभी प्रतिनिधि मिलकर निगरानी में निष्पक्ष मतदान नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे
चीन के मुकाबले के लिए बड़ी तैयारियां। क्वाड किस तरह से चीन का मुकाबला कर सकती है, अमेरिका किस तरह से चीन का मुकाबला कर रहा है, उसी के संबंध में ये न्यूज़ दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पेटेंट करवाता है, WTO के पास जो पेटेंट के लिए जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें जो है चीन अमेरिका को क्रॉस कर गया। सोच कर देखो, भारत कहीं भी स्टैंड नहीं करता। लगभग 6,000 या 7,000 से अधिक पेटेंट गया था। सॉरी, एग्जैक्ट डाटा मैं भूल रहा हूँ, बाद में मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। लेकिन भारत बहुत पीछे है, भारत 110 भी नहीं है। जितना पेटेंट अमेरिका या चीन के द्वारा जाता है उसका 110 भी भारत नहीं है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अधिक से अधिक निवेश करने की ज़रूरत है और कई एडिटोरियल इस पर आया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पे चीन अमेरिका को चुनौती देगा, एक बार देख सकते हैं। अब देखो ये जो न्यूज़ है, हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक जिमी लाई को 14 महीने की सजा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हांगकांग का जो मुद्दा है, हांगकांग 1997 में 1997 में हांगकांग एक उपनिवेश था, किसका? ब्रिटेन का। हांगकांग 1997 में सौंप दिया ब्रिटेन ने चीन को। हांगकांग चीन का एक पार्ट था 1997 में, लेकिन सौंपने से पहले एक एग्रीमेंट किया गया था 1997 में। जब चीन को सौंपा था ब्रिटेन ने, तो एक एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट को कहा गया वन नेशन टू सिस्टम। वन नेशन टू सिस्टम यानी ठीक है, हांगकांग आपका पार्ट है, लेकिन 2047 तक यानी 50 वर्ष तक हांगकांग की व्यवस्था अलग होगी। आपके यहाँ साम्यवाद है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हांगकांग में लोकतंत्र रहेगा। 1997 से लेकर के 2047 तक हांगकांग में लोकतंत्र रहेगा। ये जो है समझौता किया था चीन ने ब्रिटेन के साथ, लेकिन इस समझौते को तोड़ दिया गया और हांगकांग को अपने में मिला लिया है चीन ने। 2047 तक हांगकांग में लोकतंत्र रहना था, पूरी तरह से लोकतंत्र कायम था, और उस लोकतंत्र को समाप्त कर रहा है धीरे धीरे चीन, और लोकतंत्र को समाप्त करके हांगकांग को पूरी तरह से अपने में मिला रहा है चीन। जो कहीं भी ब्रिटेन के साथ किए गए जो समझौता था, उस समझौता का उल्लंघन है। 2047 तक आपको ऐसा नहीं करना था। यहां पे अगर आप न्यूज़ देखोगे, इजराइल व अरब देशों के बीच सामंजस्य बैठाने के जुटा भारत। UNHRC में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इजराइल के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव में जब भारत के प्रतिनिधि शामिल हुए, तो भारत के प्रतिनिधि ने ना तो इजराइल का समर्थन किया और ना फिलिस्तीन का। एक तरह से कह सकते हो फिलिस्तीन का ही समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो फिलिस्तीन में हिंसा हुई वो हिंसा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ हमास जो किया वो भी गलत है। हमास को रॉकेट, इजराइल पे रॉकेट दागने का कोई अधिकार नहीं था, और साथ ही साथ फिलिस्तीन में जो हिंसा हुई वो भी गलत है। देखो, इसमें मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बहुत सारे लोग इसको रिलीजन से जोड़ लेते हैं, इसलिए मैं इस पर डिस्कस करने से बचता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर इस पर एक अलग से वीडियो ला करके डिस्कस कर लूँगा। बहरहाल ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में क्या है कि भारत के प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के मीटिंग में शामिल हुए और फिलिस्तीन की तरह एक पक्ष में एक तरह से उन्होंने बात कही, लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो वोटिंग से वो बाहर रह गए। वोटिंग से बाहर रहना उसे इजराइल के पक्ष में झुका हुआ दिखाता है। और कल भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से भारत जो है निगरानी तंत्र परचेज कर रहा है इजराइल से, जो तैनात करेगा कहाँ पे? लद्दाख की सीमा पे या चीन की सीमा के साथ तैनात करेगा। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो 47 सदस्य की संस्था है। 47 सदस्य हैं, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। इसमें जो सदस्य चुनते हैं वो चुने जाते हैं 3 वर्ष के लिए। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। 2006 से पहले जो समिति थी, जो संस्था था, वो था यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। 2006 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई है। यूनाइटेड नेशन को लेकर के एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी हुआ था, मानवाधिकार को लेकर के एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी हुआ था, जो 1948 में जारी हुआ था। 10 दिसंबर को जारी हुआ था, और यही कारण है कि 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये जो मानवाधिकार था, इसमें सूचना का अधिकार भी था।
बहुत सारे इसमें पार्ट दिया गया, बहुत सारी चीज़ें दिया गया जिसको मानवाधिकार से जोड़ा गया। सूचना का अधिकार को भी मानवाधिकार से जोड़ा गया था। अब देखो ये जो न्यूज़ है, अफगानिस्तान में आतंकवादियों के पाक सैन्य अधिकारी भी मारा गया। अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हमारे देश के आसपास, राइट। भारत पे काफ़ी दूरगामी उसका असर पड़ने वाला है। तालिबान और अफगानिस्तान का जो मुद्दा है, तालिबान को क्रिएट किया था पाकिस्तान ने, और वर्तमान में तालिबान का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से एग्जिट कर रही है, और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापस जाना भारत के लिए खतरे का सबब है, क्योंकि भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के माध्यम से हम मिडिल एशिया तक पहुंचना चाहते थे, रशिया तक हम जाना चाहते थे, मध्य एशिया के देशों तक हम पहुंचना चाहते थे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह तक पहुंचना चाहते थे। हमारा ये जो दृष्टिकोण है, हमारा ये जो सोच है, वो अधूरा रह सकता है अगर तालिबान हावी हो गया अफगानिस्तान पे। और जो शायद दिख रहा है वर्तमान में, जिस तरह से अमेरिका की सेना वापस जा रही है, और अमेरिका की सेना वापस जा रही है, तो दिख रहा है कि तालिबान हावी हो रहा है अफगानिस्तान में। तो ये अलग इशू है, इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। खेल के पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हो तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पे बस एक डिस्कस करना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत का परीक्षण आज ही के दिन हुआ था 1919 में। अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है, आइंस्टीन को जो नोबेल दिया गया था वो सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं दिया गया था, वो दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए दिया गया था, E=mc²। इसी कॉन्सेप्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, सापेक्षता के सिद्धांत को लिए नहीं मिला था। इसी को लेकर के यूपीपीसीएस ने, बीपीएससी ने या अन्य पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा और कई बार क्वेश्चन पूछा। तो आज का जो सेशन था वो सेशन बेसिकली था कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस न्यूज़ को पढ़ना चाहिए और किस न्यूज़ को छोड़ना चाहिए, न्यूज़ को अगर हम पढ़ें तो उसका कितना पर्सपेक्टिव पढ़ें। तो कोशिश किया है मैंने कि न्यूज़ को किस तरह से पढ़ना चाहिए और बैकग्राउंड में, न्यूज़ के बैकग्राउंड में किस तरह से जाकर के कोरिलेट करना चाहिए, ये सारी बातों को आपके समक्ष रखूं, अपना अनुभव साझा करूं। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का डिस्कशन करने का एक रीज़न और भी है, कई सारे लोगों ने जो टॉपर रहे हैं हिंदी मीडियम के, उन्होंने कहा है कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ही बेस्ट न्यूज़ है, और मेरे अनुसार भी ये बेस्ट न्यूज़ है। बशर्ते इसको जो पढ़ें वो पढ़ें एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ें। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कई सारे लोगों का ये दावा है कि ये सरकार के पक्ष में अधिक झुका हुआ है, और द हिंदू जो है सरकार के विपक्ष में झुका हुआ। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए एक बैलेंस अप्रोच बनाते हुए आपको पढ़ना। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।